मूवी की शुरुआत सन 1480 से होती है। रोमानिया के प्रिंस ब्लैड और उनकी खूबसूरत वाइफ एलिजाबेथ के बारे में बताया जाता है, जो दोनों एक साथ काफी हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत करने में लगे हुए थे। ब्लैड अपनी वाइफ से बेइंतहा प्यार करने में लगा हुआ था और गुजरते हुए दिनों के साथ वो उसे नए नए गिफ्ट्स दिया करता रहता था। आज वो एलिजाबेथ के लिए एक सोने से बना हुआ म्यूजिक बॉक्स लेकर आया हुआ था। दोनों मिलकर एंजॉय करने में ही लगे हुए थे, लेकिन इनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि प्रिंस को उसी रात खबर मिल गया कि उनके मुल्क में जंग छिड़ गया है। यहाँ की हालात बहुत ही ज्यादा मात्रा में खराब हो गए थे, क्योंकि दुश्मन किले की दीवारों तक पहुँच गए थे। दुश्मनों से लड़ने की तैयारी करता हुआ ब्लैड अपने लोगों पर ऐलान कर देता है कि एलिजाबेथ को किसी सुरक्षित जगह पर लेकर जाया जाए, और खुद महल छोड़ने से पहले वो यहाँ की पॉप से प्रे करवाता है कि एलिजाबेथ यानी उसकी वाइफ की जिम्मेदारी किसी और का नहीं बल्कि गॉड की है। खैर, दिखाया गया कि प्रिंस ब्लैड जंग के लिए निकल पड़ा, जबकि दूसरी तरफ प्रिंसेस सुरक्षित महल में जाने के लिए निकल गई थी। हमें दिखाया गया कि जंगल से निकलते हुए एलिजाबेथ घोड़े पर सवार थी और उसके साथ उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ और भी सोल्जर्स थे, लेकिन दुश्मनों को पहले ही एलिजाबेथ के खुफिया रास्ते और उनके महल के बारे में बहुत ही शातिर तरीके से मालूम था। दुश्मन पेड़ पर छुपा बैठा हुआ था और इनके आते ही एलिजाबेथ के ऊपर हमला कर देता है। एलिजाबेथ तो हमले से बच गई थी, लेकिन उसके दो सोल्जर्स घोड़े से नीचे गिर गए। जैसे ही उसे खतरा महसूस हुआ तो वो फौरन से आगे भाग जाती है। इधर जंग का सीन दिखाया गया। ब्लैड अपने सैनिक के साथ मिलकर दुश्मनों का रास्ता रोकने के लिए एक प्लान बनाया और किले की दीवारों के आसपास बहुत सारे तेल का बैरल्स लाकर उन सभी को आग लगा देता है। बैरल्स के ऊपर आग लगते ही उस जलती हुई बैरल्स को ये लोग पीछे की तरफ धकेल देते हैं। बैरल्स जब दुश्मनों की तरफ गए तो दुश्मन डर कर आग से भागने लग जाते हैं और किलों के दीवारों से जल्दी से दूर हट जाते हैं, जिसके बाद इनके बीच काफी दर्दनाक वाली जंग छिड़ जाती है। ब्लैड के आर्मी दुश्मनों की तरफ आगे बढ़ते हुए बचे हुए दुश्मनों के साथ लड़ना शुरू कर दिए थे। लगातार तलवार पर तलवार चलते चले जाते हैं। लोगों के सर कलम हो जाते हैं। लोग काफी बेदर्दी से मारे गए। बहुत से लोग गिरते हैं। जंग का मैदान कुछ ही देर में खून की नदी बन जाता है। आखिर प्रिंस ब्लैड और उसकी फौज दुश्मनों पर भारी पड़ जाती है। ब्लैड का प्लान बहुत ही कमाल का था। कुछ देर के बाद प्रिंस ब्लैड और उसकी पूरी आर्मी अपने दुश्मन का सर अपने नेजे पर लगाकर अपने दुश्मन के महल के सामने पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि वो अपने जीत का जश्न मनाते, ब्लैड को खबर मिलती है कि एलिजाबेथ पर हमला हो गया है। ब्लैड सब कुछ यहाँ छोड़ छाड़ कर एलिजाबेथ के पास भाग गया, जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ दुश्मनों से बचने के लिए अपना रास्ता बदल चुकी थी। दिखाया गया कि वो एक बर्फीले एरिया में चली गई थी, बिना सोचे समझे कि आगे आखिर क्या खतरे हो सकते थे। वो काफी तेजी के साथ बस अपना घोड़ा दौड़ाए जा रही थी। जिस एरिया में इस टाइम एलिजाबेथ थी, इस एरिया को फॉरेस्ट ऑफ वुल्फ्स का नाम दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वुल्फ्स यानी भेड़िए रहते थे, जिनको पकड़ने और मारने के लिए बर्फ के नीचे बहुत सारे ट्रैप्स भी लगाए गए थे। एलिजाबेथ के फौजियों के घोड़े इन्हीं ट्रैप्स में फंसकर गिर जाते हैं, लेकिन एलिजाबेथ अपने आप को दुश्मनों से बचते बचाते हुए आगे भागती रहती है। फिर आखिर में जाकर उसका भी घोड़ा जाल में आ फंसता है। घोड़े के साथ वो जमीन पर गिर जाती है। दुश्मन उसे आसपास से घेर लेते हैं और ठीक उसी वक्त पर ब्लैड उसे बचाने के लिए यहाँ पर पहुँच जाता है। ब्लैड उसके बिल्कुल करीब ही पहुँचने वाला था, लेकिन ब्लैड का घोड़ा भी उसी ट्रैप में फंस गया। ब्लैड ने तेजी दिखाते हुए घोड़े से जंप किया और भागते हुए एलिजाबेथ तक पहुँच गया। एक आदमी जो एलिजाबेथ पर हमला करने वाला था, दूर से ब्लैड उसके ऊपर तलवार फेंकता है और गलती से उसका तलवार दुश्मन के शरीर के आर पार होकर एलिजाबेथ को भी लग जाती है। ऐसा होता हुआ देखकर ब्लैड चीख उठा। वो भागकर एलिजाबेथ को अपने बाहों में ले लेता है, पर एलिजाबेथ अब मर चुकी थी। एलिजाबेथ का खून ब्लैड के हाथों को लाल कर चुका था और ब्लैड का आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। होश में आते ही ब्लैड फौरन से पॉप के पास पहुंचा। गुस्से और दुख में पागल हुआ। ब्लैड पोप से कहने लगा कि गॉड ने मेरी वाइफ की हिफाजत नहीं की और मैं उसके नाम पर जंग लड़ता रहा और लोगों को मारता रहा। वो पॉप का गला काफी जोर से पकड़ते हुए कहने लगा, अपने गॉड से प्रे करके उनसे करवाओ कुछ ऐसा चमत्कार जो मेरी एलिजाबेथ को वापस लेकर आए। मगर ऐसा कहाँ कुछ होने वाला था।
पॉप भी चुप खड़े रहे तो ब्लैड अब गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उनके पास ही पड़ा हुआ क्रुसिफिक्स उठाकर उनके पेट में स्टैब करते हुए उनका जान ही ले लेता है। जिसके बाद वो ऐसी भयानक हंसी हंसा हुआ था कि सब उसकी हंसी से डर चुके थे। काफी जोर से चिल्लाते हुए उसने कहा कि अब मैं गॉड को नहीं मानता। इसी टाइम पर तेजी से हवा चलती है और हम जीसस के स्टैचू के आंखों से खून के आंसू बहते हुए देखते हैं। ब्लैड एक और बार पागलों की तरह हंसता है और उसकी हंसी से डरकर उसके खास लोग उसे खींचकर चर्च से बाहर ले जाते हैं। इस टाइम में बताया जाता है कि अब ब्लैड इंसान नहीं रहा था। वो काफी अच्छे से जानता था कि हर अच्छी सोल को सदियों बाद ही सही लेकिन दोबारा इस दुनिया में आने का मौका मिलता है और अब उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी वाइफ की दोबारा इस दुनिया में आने का इंतजार करेगा। अब सीन कट हो जाता है और 400 साल बाद हमें फ्रांस का सीन दिखाया जाता है। एक चर्च में हम एक साइकिक डॉक्टर को देखते हैं जो पृष्ठ से एक खास तरह के पेशेंट के बारे में बात करने के लिए आए हुए थे। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उस पेशेंट को क्या बीमारी है और इस पेशेंट का ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि वो पेशेंट क्वीन ऑफ इंग्लैंड की भतीजी थी और क्वीन ऑफ इंग्लैंड उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान भी थी। पृष्ठ उस पेशेंट से मिलने के लिए हॉस्पिटल आते हैं। मेंटल हॉस्पिटल में आने के बाद ये सभी एक सीक्रेट दरवाजे से होते हुए एक टनल में जाते हैं। आए हुए पृष्ठ को एक पेशेंट मारिया से मिलवाया जाता है। डॉक्टर पृष्ठ को मारिया की हिस्ट्री बताते हुए कहने लग गए कि उसने चर्च में जाकर कुछ ऐसा किया था जो उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था और उसकी ऐसा करते ही वो सीधा हिस्टीरिया में चली जा चुकी थी। दरअसल उसे एक ऐसी मेंटल बीमारी हो चुकी थी जिसकी वजह से वो अपने कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। उसके इलाज के लिए जब उसके रिकॉर्ड्स को मंगवाया गया तो एक अजीब बात पता चला कि मारिया 1795 में पैदा हुई थी और होना तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अगर वो सच में 1795 में पैदा हुई थी तो आज के डेट में उसकी एज 130 साल होनी चाहिए थी लेकिन दिखने में मारिया सिर्फ 30 ही साल को लगती थी। डॉक्टर पृष्ठ से कहते हैं यही सब तो देखते हुए मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये डेविल क्रिएचर है। इनकी बातों के दौरान सोई हुई मारिया उठ जाती है। पृष्ठ अब मारिया के करीब आता है और मारिया से बात करने की कोशिश करता है। मारिया जब गुर्राने लग गई तो पृष्ठ उसके बड़े बड़े दांत देख लिए थे और यहाँ पृष्ठ को पता चल जाता है कि मारिया असल में एक वैम्पायर है। यह देखकर पृष्ठ काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे और वो बताते हैं कि यह पहली वैम्पायर है जो जिंदा पकड़ी गई है। डॉक्टर को पृष्ठ की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था तो उन्हें यकीन दिलवाने के लिए पृष्ठ विंडो को खोल देते हैं और विंडो से आती हुई रोशनी मारिया की स्किन जला देती है। और यह बात तो हमें हमेशा से पता है कि सूरज की रोशनी में कभी भी वैम्पायर्स नहीं निकलते, उनकी स्किन जलने लग जाती है और यही तो सबसे बड़ी निशानी वैम्पायर होने की थी। इसके बाद पृष्ठ जब क्रुसिफिक्स को मारिया के सामने लेकर आते हैं तो मारिया गुस्से से उस क्रुसिफिक्स को जला देती है। पृष्ठ जबरदस्ती डॉक्टर के असिस्टेंट को पकड़कर उसकी हाथों को काटते हुए उसकी खून के कुछ कतरे मारिया को पिला देती हैं ताकि मारिया थोड़ी कंट्रोल में आ जाए। खून पिलाते हुए ही पृष्ठ ने नोटिस कर लिया था कि मारिया के गर्दन पर बाइट के निशान थे। इससे पृष्ठ को पता चला कि मारिया पहले इंसान ही हुआ करती थी और किसी वैम्पायर ने काट कर वैम्पायर बनाया है। पृष्ठ डॉक्टर को बताते हैं कि चर्च अभी भी उस वैम्पायर की तलाश में है जो सब लोगों को वैम्पायर बना रहा है। यह सब सुनकर मारिया खुद बताती है कि हमारे मास्टर एक प्रिंस हैं जो अपनी प्रिंसेस की तलाश में हैं और वो अपनी प्रिंसेस को तलाश करते करते एक दिन यहाँ भी जरूर आएंगे। सीन शिफ्ट करके दूसरी तरफ हमें जोनाथन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो किसी दूसरे शहर में आया हुआ था। इस शहर में पता नहीं क्यों लोग आने से डरते थे। उसका कैरेज वाला भी उसे आगे जाने से मना कर दिया और कहने लगा कि यहाँ पर भेड़िए राज करते हैं, मैं तो आगे नहीं जाने वाला। भेड़ियों से बचने के लिए वो उसे एक मशाल दे दिया और उसका सामान को भी वहीं पर फेंक दिया। इससे ज्यादा अजीब बात तो तब हो गई थी कि वो उसे एक क्रुसिफिक्स भी देता है। हालांकि भेड़ियों से बचने के लिए उसे किसी क्रुसिफिक्स की जरूरत नहीं थी। खैर जोनाथन अपने मंजिल की तरफ जाने लग गया। उसे किसी महल के अंदर प्रवेश करना था जिसके अंदर जाते ही एकदम से इस महल का पिछला दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। अंदर जाने पर उसकी मुलाकात काउंट ड्रैकुला से हुआ और ड्रैकुला अपने आप को प्रिंस ब्लैड के नाम से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यानी ये ड्रैकुला वही प्रिंस ब्लैड है जिसे हम आज से लगभग 400 साल पहले देख चुके थे। अगले सीन में हम ड्रैकुला और जोनाथन को खाने की टेबल पर देख पाते हैं। वो इस टाइम प्रिंस ब्लैड के लिए कोई डील लेकर आया हुआ था। वो तो यह बिल्कुल भी नहीं जानता था कि प्रिंस ब्लैड एक ड्रैकुला है। वो जब बैग में से कुछ पेपर्स निकालने लग गया तो वही कैरेज वाले का दिया हुआ क्रुसिफिक्स उसके बैग से निकलकर नीचे
नीचे टेबल पर ही गिर जाता है। क्रिस फिक्स को देखते ही ड्रैकुला उससे सवाल करने लग गया कि क्या तुम गॉड पर बिलीव रखते हो, जिस पर वो कहता है नहीं नहीं, ये तो मुझे किसी ने गिफ्ट किया था। इतना कहकर वो अपने काम पर लग जाता है और ड्रैकुला उसकी मासूमियत का फायदा उठाते हुए उसकी क्रिस फिक्स को उठाकर आग में फेंक देता है। इसके बाद वो जोनाथन को उसका कमरा दिखाया और खास तौर पर उससे कहने लगा कि रात को इस कमरे से बाहर किसी भी कीमत पर मत निकलना। कुछ टाइम के बाद ड्रैकुला म्यूजिक सुनने लग गया था और इधर जोनाथन कमरे में रखी गई किताबों को पढ़ने लग गया, जिसमें इस कैसल की हिस्ट्री साफ साफ लिखी गई थी। इस कैसल के एक पेज पर प्रिंस ब्लैड की एक जवानी की पिक्चर थी, लेकिन एक अजीब बात यह था कि यहाँ से प्रिंसेस वाली तस्वीर गायब थी। सीन कट होकर दूसरी तरफ दिखाया गया कि पृष्ठ अब मारिया के घर गए हुए थे। पृष्ठ मारिया के फियांसे को बताते हैं कि मारिया पहले से अब काफी बेहतर है, लेकिन ईविल उसके अंदर से पूरी तरह से गया नहीं, इसीलिए कुछ दिनों तक उसे हम अपने पास ही रखने वाले हैं। अब मारिया के फियांसे को बातों में लगाते हुए चुपके से मारिया के कमरे में भी चला जाता है। उसे यहाँ से वैम्पायर से ताल्लुक रखने वाली चीजों को ढूंढना था और उसे यहाँ एलिजाबेथ की वही तस्वीर मिल जाती है जिसे उस बुक से फाड़ा गया था, जो बुक दूसरी तरफ जोनाथन पढ़ रहा था। अब यहाँ पर हम जोनाथन को देखते हैं, जिसे नींद जब नहीं आती तो इस पूरे महल में इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करता है। वो घूम रहा ही था कि उसे दरवाजे के पीछे से एक रोशनी आती हुई दिखाई देती है। दरवाजा खुलते ही उसे कुछ सीढ़ियाँ नजर आती हैं, जो उसे एक बहुत ही खूबसूरत बेसमेंट के अंदर लेकर जाती हैं। बेसमेंट के बीच एक कॉफिन रखा गया था और जब जोनाथन उसे खोलता है तो उसमें ड्रैकुला सोता हुआ मिलता है। इससे पहले कि जोनाथन इस कॉफिन को बंद कर पाता, ड्रैकुला एकदम अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहने लगा कि तुम्हें अपने कमरे को नहीं छोड़ना चाहिए था। अचानक यहाँ पर अजीबो गरीब सी क्रिएचर्स आते हैं जो जोनाथन को बेहोश कर दिए। इस कहानी के अंदर इन क्रिएचर्स को गार्गल्स कहा गया है। ये वैम्पायर क्रिएचर्स हैं, ड्रैकुला और वैम्पायर्स के लिए ही काम करते हैं। गार्गल्स जब जोनाथन को जंजीरों में बांधते हुए उल्टा लटका रहे थे, तभी जोनाथन को होश आ गया। यहाँ पर ड्रैकुला ऑर्डर्स देते हुए कहने लगा कि जोनाथन के नीचे एक बड़ा सा प्याला रखो और उसके बाद जोनाथन की गर्दन की नसें काट दो। जोनाथन घबरा चुका था और ड्रैकुला को देखकर उसने कहा कि गॉड इतनी खतरनाक क्रिएचर कैसे बना सकते हैं ड्रैकुला। उसकी ऐसी बातों को सुनकर बहुत ही अजीब के साथ साथ खौफनाक हंसी हंसने लग जाता है और फिर उससे कहने लगा, अब तुम मरने वाले हो, कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो। जोनाथन को कुछ नहीं चाहिए था, हाँ वो यह बात जरूर जानना चाहता था कि प्रिंस ब्लैड ड्रैकुला कैसे बना। वो आखिरी ख्वाहिश के तौर पर ड्रैकुला से ड्रैकुला की कहानी सुनने को कहता है। ऐसी फरमाइश ड्रैकुला से किसी ने पहली बार की हुई थी। जोनाथन के ऐसी बात पर ड्रैकुला गार्गल्स को हुक्म देता है कि जोनाथन को नीचे उतार दिया जाए, क्योंकि अब वो जोनाथन को अपनी स्टोरी सुनाएगा। ड्रैकुला उसे जंग से लेकर वो सारी कहानी सुनाता है जिस तरह से एलिजाबेथ मरी हुई थी, जो सब इस कहानी में हम पहले देख भी चुके हैं। ड्रैकुला बताता है, मुझे यह बात हमेशा से पता है कि अच्छी सोल्स दोबारा जरूर जिंदा होती हैं, इसीलिए मैं उसका इंतजार करता रहा। उसके इंतजार में सालों गुजर गए। ड्रैकुला अपने ही महल में बंद ही रह गया। उसे अब इंसानों से ही जेलस होने लग चुकी थी कि कम से कम वो मरकर सुकून में आ जाते हैं, लेकिन ड्रैकुलास तो हजारों साल जीवित रहते हैं। ऐसी ही एक दिन उसे दोबारा तन्हाई का अटैक आया और वो काफी गुस्से में एलिजाबेथ की कब्र ही तोड़ देता है, लेकिन वहाँ तो अब एलिजाबेथ के हड्डियों के अलावा कुछ था ही नहीं। इस हरकत के बाद ड्रैकुला का एलिजाबेथ को पाने का जुनून और भूख ज्यादा बढ़ चुका था और उसने कुछ सोचते हुए एक नया प्लान बनाया। उसने एक परफ्यूम तैयार करने का डिसाइड किए। उसने पूरे दुनिया भर में रिसर्च की और दुनिया भर के खूबसूरत और सबसे खुशबूदार फूलों से एक ऐसा परफ्यूम बनाया जो सभी को जादुई असर में डाल सकता था। वो बताता है कि मैंने उसी बनाए गए परफ्यूम को सबसे पहले अपने ऊपर लगाया और तभी से सारी औरतें मेरे पीछे भागने लगी। उस परफ्यूम की स्मेल सब चीजों को ड्रैकुला के कंट्रोल में ले आती थी। उस परफ्यूम को लगाकर ड्रैकुला पार्टी में आए सभी लोगों को अपने इशारों पर नचा लेता था। एक दिन इसी तरह के फ्रांस के पार्टी में गया हुआ था। वहाँ पर भी बहुत सारी औरतें आई हुई थी। उसने दोबारा वो परफ्यूम लगाया और इस बार उसने देखा कि फाइनली उसे एलिजाबेथ मिल गई। वो उसके पीछे गया। उसने जब उस औरत को हाथ लगाया तो पता चला कि एलिजाबेथ नहीं थी। वो मंजिल के इतने करीब आकर भी इतना पीछे गया हुआ था कि अब वो बुरी तरह से टूट गया था। अब खुद उसके अंदर तलाश करने की हिम्मत खत्म हो गई, तो उसने और भी नया प्लान बनाया कि वो अब औरतों को ही एलिजाबेथ की तलाश में लगा देगा। बस यही सोच उसके दिमाग में आई और उसने उस पार्टी में आए सभी लोगों को काटना शुरू कर देता है और सभी को काट काट कर वैम्पायर बना दिया। इसी पार्टी में मारिया भी थी और मारिया भी उसी दिन वैम्पायर बनी हुई थी।
अब क्योंकि इतनी सारी औरतें उसके लिए काम करने वाली थीं, तो ड्रैकुला की उम्मीद बढ़ चुकी थी। ड्रैकुला काफी बूढ़ा भी हो चुका था, जो उसने फैसला किया कि अब वो अपनी कैसल से बाहर नहीं निकलेगा। उसने अपना काम गार्गल्स से करवाना शुरू कर दिया। गार्गल्स उसके लिए बहुत सारी दौलत लाने लग गए और इसी दौलत का इस्तेमाल उसने एलिजाबेथ को ढूंढने में किया। जोनाथन ड्रैकुला से कहने लगा कि मैं आपकी मोहब्बत को समझ सकता हूँ, प्यार ऐसा ही जुनूनी होता है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं भी अपने फियांसे से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। यह कहते हुए उसने अपने लॉकेट को ड्रैकुला को दिखाया, जिसमें उसकी फियांसे की पिक्चर थी। ड्रैकुला ने जैसे ही उस तस्वीर को देखा तो पागल हो गया, क्योंकि तस्वीर में दिखने वाली लड़की यानी जोनाथन की फियांसे ही असल में एलिजाबेथ थी, जिसका दोबारा से जन्म हुआ था। यानी एलिजाबेथ दूसरी बार पैदा हो चुकी थी, जो कि जोनाथन की फियांसे की शकल में थी। जोनाथन को ड्रैकुला की बातें समझ में नहीं आती और ड्रैकुला जोनाथन को प्यार करते हुए उसकी जान बख्श देता है, क्योंकि उसी के वजह से उसे अपने सालों के बिछड़े हुए प्यार एलिजाबेथ मिल चुकी है। अब क्योंकि उसकी तलाश खत्म हो चुकी थी, इसीलिए जल्दी जल्दी से उसे खूबसूरत बनना था और जल्दी से जवान होना था, जिसके लिए उसे बहुत सारे खून की जरूरत पड़ने वाली थी। वो सभी गार्गल्स को काम पर लगा देता है, जबकि हमें दोबारा पेरिस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर पृष्ठ सभी लोगों को एलिजाबेथ की पिक्चर दिखाते हुए कहने लगे कि हमें ठीक इसी तरह के औरत को ढूंढने होंगे। ड्रैकुला इस औरत के तलाश में है और हम ऐसी औरत को ढूंढते हुए ड्रैकुला तक पहुंच सकते हैं। पृष्ठ बताते हैं कि असल में ड्रैकुला पैदा हुआ ही नहीं था, वो एक आम इंसान था, लेकिन उसने गॉड के साथ बहुत बुरा किया, जिसकी वजह से उसके ऊपर कर्स आ गया और वो ड्रैकुला बन गया। पृष्ठ यह भी बताने लग गए कि उनकी होली बुक्स के मुताबिक अगर वो ड्रैकुला को मार देते हैं तो उसके बनाए हुए सभी वैम्पायर्स भी दोबारा नॉर्मल यानी दोबारा से इंसान के रूप में आ जाएंगे। और अगर ड्रैकुला चाहे गॉड से दिल से माफी मांगे, तब भी गॉड उस कर्स को ना ही ड्रैकुला के ऊपर से खत्म कर सकते हैं, बल्कि ड्रैकुला ने जिन जिन लोगों को वैम्पायर बनाया है उन सब पे से वो कर्स खत्म हो जाएगा। अब एलिजाबेथ की पिक्चर यहाँ पर खड़ा हुआ। डॉक्टर का असिस्टेंट देखता है और कहने लगा, अरे ये कैसी कॉन्सिडेंस है, बिल्कुल ऐसी ही स्कूल की एक औरत वेटिंग एरिया में मारिया से मिलने के लिए आई हुई है। पता चला मारिया और वो लड़की बहुत अच्छी दोस्त थी और हमें पता भी है कि वो लड़की जोनाथन की फियांसे भी है। अगले सीन में दिखाया गया कि ड्रैकुला एक भिक्षु के भेष बनाते हुए चर्च के अंदर घुस आता है। अंदर आते ही वह अपना वही जादुई परफ्यूम लगाता है, जिसकी वजह से सारी नन्स उसके आगे पीछे पागल होने लग जाती हैं और वो आखिरकार सभी औरतों का खून पीने लग जाता है, क्योंकि उसे ज्यादा से ज्यादा खून पीकर ही तो जवान होना था। सीन बदलकर हम ड्रैकुला के कैसल में जोनाथन को देखते हैं, जो अपनी जंजीरें तोड़ लिया था और एक ब्लैंकेट के जरिए यहाँ से भागने की कोशिश में लग गया था। लेकिन तभी यहाँ पर एक गार्गल आ गया और उसने जोनाथन के ब्लैंकेट को ही काट दिया, जिसकी वजह से जोनाथन ने जाकर नीचे गिरा। लेकिन किस्मत उसकी ठीक थी कि वो बच जाता है। इस टाइम वो जिस चीज पर गिरा था वो एक समुंदर था, लेकिन सर्दियाँ काफी ज्यादा होने की वजह से वो बर्फ में बदला हुआ था। जोनाथन उसी पर भागने लग गया। गार्गल्स उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे आने लग चुके थे, लेकिन तभी उनके पैर के नीचे का बर्फ टूटना शुरू हो गया। कुछ गार्गल्स अंदर डूब गए और इसी डर में बाकी गार्गल्स जोनाथन के पीछे नहीं आए और इस तरह वो अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग गया। दूसरे सीन में हमें दिखाया गया कि फाइनली ड्रैकुला अब उस मेंटल हॉस्पिटल में आ गया था जहाँ पर मारिया थी। इस टाइम वो जवान होकर आया हुआ था। यहाँ पर वो बिल्कुल पहले वाला प्रिंस ब्लैड ही लग रहा था, बिल्कुल जवान, खूबसूरत और हैंडसम। वो अपना जादुई परफ्यूम लगाते हुए यहाँ पर सभी को कंट्रोल करता है और मारिया के रूम तक पहुंच गया। ड्रैकुला मारिया से बहुत ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि मारिया ने ही असल में मीना से दोस्ती की हुई थी, उसी लड़की से जिसके अंदर एलिजाबेथ की सोल मौजूद है। मारिया को इनाम के तौर पर वो डॉक्टर के असिस्टेंट को मारकर मारिया को उसका खून पीने के लिए देता है, जिसके बाद वो मारिया को यहाँ से भगा कर ले जाता है। सुबह में पृष्ठ और डॉक्टर को यह पता चला कि मारिया उनके हॉस्पिटल से गायब हो चुकी थी। डॉक्टर का असिस्टेंट अब पूरी तरह से वैम्पायर में कन्वर्ट हो चुका था। यह देखते हुए पृष्ठ समझ चुके थे कि ड्रैकुला एलिजाबेथ को ढूंढते ढूंढते यहाँ आया हुआ था। वो भी जानते हैं कि मीना ही एलिजाबेथ है, इसीलिए अब समझ गए कि मीना की जान भी खतरे में आ चुकी है। आगे की सीन में हमें उसी मीना नाम की औरत को दिखाया जाता है जहाँ मारिया उससे मिलने के लिए आई हुई थी। मीना यहाँ हैरान हो चुकी थी कि इतनी जल्दी मारिया बिल्कुल ठीक कैसे हो गई। मारिया उसे गले लगाकर कहती है, हाँ देखो, मैं अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज भी कर दिया है, क्यों ना चलो इसी खुशी में पार्टी करते हैं। यहाँ
मारिया जानबूझकर उसे उसी होटल में लेकर आई हुई थी जहाँ पर ड्रैकुला पहले से ही मौजूद था। और मीना को पहली नजर देखते ही ड्रैकुला का वक्त जैसे अब पूरी तरह से थम सा गया था। उसकी आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाया और खुद मीना के पास पहुँच गया। वो मीना के हाथ पर जब किस किया तो मीना को उसी वक्त पास्ट के विजन आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा होते ही मीना घबरा सी जाती है और अपना हाथ छुड़वा कर वहाँ से भाग निकल गई। मीना अभी तक इसी होटल के अंदर एंजॉय करने में लगी थी। ड्रैकुला लगातार उसका पीछा करने में लगा रहा। मीना को बिल्कुल भी पता नहीं था कि वही शख्स जिसने उसके हाथ पर किस किया था वो उसका पीछा कर रहा है। वो जब हॉन्टेड हाउस के अंदर गई तो काफी ज्यादा ही डर गई और तभी ड्रैकुला ने आकर फौरन उसे पीछे से पकड़ लिया। इसके बाद मीना शूटिंग बूथ पर गई। यहाँ पर भी ड्रैकुला आकर उसे बंदूक चलाना सिखाता है। इस टाइम भी मीना को पास्ट के बहुत से विजन आए हुए थे। मीना यहाँ इन सारे विजन को बार बार झटक दे रही थी क्योंकि उसे ऐसी किसी बातों पर यकीन बिल्कुल भी नहीं था। ड्रैकुला उसे बार बार एलिजाबेथ कहकर पुकारता है और उससे काफी सारी बातें करता रहता है। उसे याद दिलवाने की कोशिश में लगा रहा कि वो कभी एलिजाबेथ हुआ करती थी, लेकिन मीना को कुछ भी याद नहीं आता और वो यहाँ से चली जाती है। अब ड्रैकुला उसके पीछे पीछे उसके होटल रूम में भी आ गया और उसे वही म्यूजिक बॉक्स गिफ्ट किया जो उसने मूवी के स्टार्ट में एलिजाबेथ को गिफ्ट किया था। उस बॉक्स का गाना सुनते सुनते मीना को पुरानी काफी सारी यादें याद आ गईं, लेकिन इस टाइम उसे कुछ अजीब सा शक होने लग गया कि कहीं ड्रैकुला उसके ऊपर जादू तो नहीं कर रहा। लेकिन ड्रैकुला उसे सच बता देता है कि उसके पास एक ऐसा परफ्यूम है जिसके जरिए वो सबको अपने वश में कर लेता है, लेकिन वो वादा करता है कि मैंने न कभी तुम पर इसे इस्तेमाल किया और न ही मैं करूँगा। यह कहते ही उसने वो परफ्यूम आग में डाल दिया क्योंकि उसने इस परफ्यूम को सिर्फ एलिजाबेथ को ढूंढने के लिए ही बनाया था। लेकिन फिर भी मीना कंफ्यूज थी और यहाँ से एक बार फिर से भाग जाती है। घर जाते ही वो देखती है कि उसका फियांसे जोनाथन घर आ चुका था जो कि काफी बुरी हालत में दिखाई दे रहा था। प्रिस्ट और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। प्रिस्ट अब मीना को सारी बात बता दिया कि जोनाथन एक ड्रैकुला से बचकर आया है जो ड्रैकुला परफ्यूम से लोगों को अपने कंट्रोल में करता है और बाद में उनको काट कर वैम्पायर बना दिया। मीना कंफ्यूज हो चुकी थी, यानी ड्रैकुला जो सब कुछ कह रहा था वो सच था। कंफ्यूजन में आते ही वो जोनाथन को छोड़कर रूम में चली गई। उसने दोबारा म्यूजिक बॉक्स खोला और गाने सुनते हुए उसे वो सारे पुराने विजन याद आ गए। अभी वो इन विजन में खोई ही हुई थी कि एकदम से ड्रैकुला उसके सामने भी आ गया। वो घबराकर पीछे हट गई, पर ड्रैकुला ने उससे कहा कि तुम जो कुछ भी सोचे जा रही थी मैं जानता हूँ और वो सब सच है। यह कहते ही दोनों काफी करीब आ जाते हैं और जब मीना को भी यह एहसास हो जाता है कि ड्रैकुला ही उसका असली प्यार है तो वो भी ड्रैकुला को गले लगा लेती है। ये दोनों काफी वक्त एक साथ गुजारते हैं और ऐसी ही एक वक्त में ड्रैकुला उसकी गर्दन पर बाइट करके उसे भी वैम्पायर में कन्वर्ट कर देता है। मीना कंफ्यूज हो चुकी थी। ड्रैकुला ने उसे कहा, मैंने तुम्हें अपना शिकार नहीं बनाया और ना ही कभी मैं तुम्हें बनाने का सोचा। मैं बस तुम्हें अपने जैसा बना रहा था ताकि तुम और मैं हजारों साल एक साथ लंबी जिंदगी जिए। यहाँ बाहर पृष्ठ को भी उसी परफ्यूम की खुशबू आ चुकी थी जो ड्रैकुला लगाया करता था। पृष्ठ समझ चुका था कि ड्रैकुला यहीं पर मौजूद है और जैसे ही वो मीना के रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि अब वहाँ से मीना भी गायब हो चुकी थी और वो समझ गए कि ड्रैकुला जरूर यहाँ आया हुआ था और वो मीना को भी लेकर चला गया। सीन शिफ्ट करके मारिया को दिखाया गया जो अपने फियांसे के पास थी और वो अपने फियांसे को बातों में लगाकर उसे काट कर वैम्पायर बनाने की कोशिश में ही थी। लेकिन ठीक वक्त पर पृष्ठ आ गए। पृष्ठ ने उस लड़के को बचा लिया था। यहाँ जब ऐसा हुआ तब मारिया गुस्से से पागल हो चुकी थी। गुस्से में वो पृष्ठ को मारने के लिए आगे बढ़ी। इससे पहले कि वो कुछ कर देती जोनाथन तलवार से उसका सर ही काट देता है। उसका सर उसके धड़ से पूरा अलग हो गया था, लेकिन फिर भी उसका शरीर बहुत ही तेजी के साथ देर तक हिलता रहा। पृष्ठ समझ गए कि ऐसे वो नहीं मरने वाली, इसीलिए वो अपना क्रूसिफिक्स उठाकर उसके दिल के अंदर स्टैब कर देते हैं जिससे वो अब पूरी तरह से मर जाती है। सीन कट होकर हमें रोमानिया का सीन दिखाया गया जहाँ कैसल में आज काफी हलचल थी। 2 कॉफिन निकालकर कैसल के अंदर लेकर आया जाता है जिसके अंदर ड्रैकुला और मीना थे। गार्गल्स उन्हें मिलते हैं और वो लोग मीना की बहुत अच्छे से वेलकम भी करते हैं। मीना के लिए उन लोगों ने कपड़े भी तैयार किए हुए थे जिसे मीना पहन लेती है इससे पहले कि ये लोग अपने खुशी के अंदर मगन हो जाते। इसी वक्त पृष्ठ और उसकी टीम अपने सोल्जर्स के साथ इस कैसल पर हमला करने के लिए पहुंच जाती है क्योंकि पृष्ठ का मिशन ड्रैकुला और उसके वैम्पायर बनाए हुए सभी लोगों के ऊपर से उस कर्स को उतारना था। वही कर्स जो ड्रैकुला के ऊपर था। कैसल पर हमला करने के लिए बहुत सारे सोल्जर्स आए हुए थे। यहाँ पर अब बहुत तोपें और गोलियां चलने लग चुकी थी। दिखाया गया कि इन सोल्जर्स से आकर गार्गल्स लड़ने लग गए थे। यहाँ पर एक भयानक जंग स्टार्ट हो जाती है और
और मीना इस सबसे काफी ज्यादा ही घबरा जाती है। ड्रैकुला मीना को समझाने लगा कि कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ अंदर ही रहना, मैं कुछ देर में आता हूँ। यह कहते हुए तलवार लेकर ड्रैकुला बाहर निकल गया और उस तलवार को तेजी से घुमाते हुए अपने सामने आने वाले सभी सोल्जर्स को चंद ही सेकंड में मार गिरा दिया। यहाँ पर मारिया का फियोंसे ड्रैकुला के ऊपर गोलियां जब चलाए तो उसने देखा कि उसके ऊपर किसी भी गोली का असर नहीं हो रहा था। उल्टा ड्रैकुला अपनी तलवार घुमाते हुए उस लड़के का सर उसके धड़ से अलग कर देता है, यानी उसे मार देते हैं। इस टाइम पर डरते हुए पृष्ठ ड्रैकुला के पास आ जाता है। वो ड्रैकुला से कहने लगा, तुम ऐसे ही मासूम लोगों को मत मारो। ड्रैकुला कहने लगा कि मैं भी तो किसी को नहीं मारना चाहता और ना ही मैं अब किसी को वैम्पायर बनाऊंगा। मैंने जो भी किया बस अपनी वाइफ एलिजाबेथ को पाने के लिए किया। मगर पृष्ठ उसे बताते हैं कि उसे पाने के लिए तुमने काफी सारे लोगों को वैम्पायर बना दिया और अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि वो सारे वैम्पायर्स इस दुनिया में कैसी तबाही मचाएंगे। इनकी बातों के दौरान अंदर से मीना की चीख सुनाई देती है। ड्रैकुला भागकर मीना के पास गया और मीना को गले लगा लेता है। यहाँ पर मीना और ड्रैकुला आपस में प्यार की बातें करते हैं और मीना ड्रैकुला से कहती है, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। तब ड्रैकुला भी उसे कहता है, कभी नहीं जाऊंगा। अभी ये लोग आपस में बात करने में लगे हुए थे कि पृष्ठ ने दोबारा ड्रैकुला को बताते हुए कहने लगा कि तुम्हें वही करना चाहिए जो सही है। तुम अगर वो करोगे जो सही है तो तुम अपने मकसद को भी पा सकोगे। दूसरी दुनिया में तुम्हें तुम्हारी वाइफ एलिजाबेथ भी मिल जाएगी और यहाँ यह दुनिया भी सेफ रहेगी। ड्रैकुला इस बार पृष्ठ की बात मानते हुए गॉड की बात मान लेता है और इसी टाइम पीछे से पृष्ठ ड्रैकुला के दिल के अंदर अपना क्रूसिफिक्स स्टैब कर देता है। मीना जब अपने कमरे के अंदर से यह सब देखती है तो वो टूट जाती है। वो खींचते हुए ड्रैकुला की बॉडी को अंदर लेकर आई। अपना प्यार मिलने के बाद वो इस तरह से उसे जाता हुआ नहीं देख सकती थी। आखिरी बार ड्रैकुला ने उसे प्यार का इजहार किया और ड्रैकुला की बॉडी बूढ़ा होते हुए राख में बदलकर यहाँ से गायब हो गया। मीना रोते रोते पागल हो गई और जोनाथन मीना को किसी दूसरे के लिए इस तरह रोते हुए देखकर टूट गया। हमें कैसल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पूरी तरह अंधेरा छा चुका था और ड्रैकुला की राख हवा में उड़ रही थी। सभी गार्गल्स अब इंसानी बच्चों में बदल गए थे और सभी वैम्पायर्स भी वापस इंसानों में बदल कर आ गए थे और इसी के साथ यह पूरा कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी तरह के और भी मनपसंद मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने की चाहत रखते हैं तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें।